वेलकम एक्सलाइट्स टू टुडेज ट्यूटोरियल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम लास्ट रो को फाइंड करने के फॉर्मूले की मदद से एक डायनामिक रेंज क्रिएट कर सकते हैं जो अपनी एक्सट्रीम बाउंड्रीज रिसाइज करती है जैसे जैसे हम डेटा में नया डेटा को ऐड करते जाते हैं। तो इसके लिए चलिए बढ़ते हैं एम्प्लॉय डेटा की शीट की तरफ। अब एक बार दोबारा बढ़ते हैं सेंटर ऑफ द शीट की तरफ, और जैसे मैंने आपको बताया एंटर एम्प्लॉय नेम में हम एक डेटा वैलिडेशन लिस्ट का यूज़ करने वाले हैं जिसमें सारे एम्प्लॉयज़ का नेम होगा, और जिस भी नेम को मैं सिलेक्ट करूंगा उसके अकॉर्डिंग जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सैलरी है और डिपार्टमेंट का नाम है वो वीलुकअप के फॉर्मूले के थ्रू हम रिट्रीव करेंगे। तो ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी जिसमें एम्प्लॉयज़ का नाम होगा, ये एक डायनामिक रेंज की बेसिस पे काम करेगी जो कि सेल्फ अपडेट होगी जैसे जैसे हम नए एम्प्लॉयज़ के नेम को ऐड करते रहेंगे। इसी के साथ इसके अकॉर्डिंग का जो डेटा है हमारा सैलरी और डिपार्टमेंट का वो भी ऑटो फेच होगा और ऑटो अपडेट होगा जैसे जैसे हम नए एम्प्लॉयज़ का नाम डालेंगे और उनकी सैलरी और डिपार्टमेंट को इनपुट करेंगे। तो इस चीज़ को हम अचीव करेंगे लास्ट रो फाइंड करने की मदद से। जैसे ही मैं लास्ट रो फाइंड कर पाऊंगा मैं अपनी रेंज को डायनामिक भी बना पाऊंगा। इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए हम उन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे जिसका हमने लास्ट रो को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया था, यानी कि मैक्स का फॉर्मूला, इसी के साथ रो का फॉर्मूला, और इसी के साथ जो कंडीशन हमने स्पेसिफाई की थी नॉन एम्प्टी सेल की, उसके साथ हम एक और फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जिसका नाम है इनडायरेक्ट फॉर्मूला। तो इन सब फॉर्मूलेस को कंबाइन करके हम एक ऐसा सिंटेक्स क्रिएट करेंगे जिसकी मदद से हम एक नेम्ड रेंज क्रिएट करेंगे जो कि ऑटो अपडेट होगी जैसे जैसे हम नए एम्प्लॉयज़ के नाम को ऐड करते रहेंगे। और इस डायनामिक रेंज को हम वीलुकअप फॉर्मूला में भी इस्तेमाल करेंगे और एक सेपरेट रेंज बनाएंगे, हम नेम्ड रेंज बनाएंगे जिसकी इस्तेमाल हम ड्रॉप डाउन के लिए करेंगे। चलिए एक लिस्ट बनाते हैं उन सभी फॉर्मूलाज की जिसको हम यूज करेंगे इस डायनामिक रेंज को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम जो यूज करने वाले हैं वो होगा इनडायरेक्ट। ये हमारा आउटर मोस्ट फॉर्मूला होगा। इसी के साथ हम यूज करेंगे मैक्स का फॉर्मूला, रो का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इसी के साथ जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया हम स्पेसिफाई करते हैं नॉट एम्प्टी सेल की वैलिडेशन को मैच करने के लिए, उस वैलिडेशन को हम यूज करेंगे। हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉलम ए पे, तो हम कॉलम ए के लिए इस क्राइटेरिया को टाइप करेंगे नॉट इक्वल टू एम्प्टी। इन चार चीज़ों की मदद से हम एक ऐसा फॉर्मूला क्रिएट कर पाएंगे जिसकी मदद से हम एक डायनामिक नेम्ड रेंज क्रिएट करेंगे जो कि ऑटो अपडेट होगी जैसे जैसे उसमें नया डेटा को ऐड किया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट रो का फॉर्मूला क्रिएट करते हैं जिसकी मदद से हम कॉलम ए के बेसिस पे लास्ट रो को फाइंड करेंगे। तो लास्ट रो को फाइंड करने के लिए अगेन सबसे पहले मैं इक्वल टू का साइन यूज करूंगा, उसके बाद मैक्स फॉर्मूला को स्टार्ट करूंगा। मैक्स फॉर्मूला का ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो मैं सबसे पहला फॉर्मूला यूज करने वाला हूं वो है रो फॉर्मूला। रो फॉर्मूला को यूज करेंगे और रो फॉर्मूला के आर्ग्यूमेंट में हम कॉलम ए का रेफरेंस देंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। इसके बाद हम एस्टेरिस्क साइन का यूज करेंगे और एक और ब्रैकेट ओपन करेंगे, जिसके बाद हम क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे जिसमें कि हम कॉलम ए को टेस्ट करेंगे कि उसमें कौन कौन सी सेल एम्प्टी है और कौन कौन सी सेल नॉन एम्प्टी है। तो इसकी मदद से हमारे पास जो लास्ट रो है वो आ जाएगी। तो अब देखिए जैसे इसमें पता चल रहा है जो लास्ट रो यूज हुई है वो मीरा यानी कि रो नंबर 17 में है। तो लास्ट रो को हम इस फॉर्मूले की मदद से फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपनी नेम रेंज की बाउंड्रीज को डिफाइन करते हैं, यानी कि अपनी नेम रेंज के एड्रेस को डिफाइन करते हैं। तो जो मेरी नेम रेंज है उसका जो स्टार्टिंग सेल होगा वो हमेशा सेल A2 होगा, यानी कि ये सेल से हमेशा मेरी नेम रेंज स्टार्ट होगी और इस नेम रेंज का जो लास्ट सेल है वो हमेशा लाई करेगा कॉलम सी में। तो कॉलम सी भी हमारे लिए फिक्स हो गया और इसी के साथ इसका जो लास्ट रो होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले की मदद से।
जो हमने फॉर्मूला अप्लाई करा है मैक्स और रो का फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की मदद से हम लास्ट सेल के रो नंबर को रिट्रीव करके इसमें ऐड करेंगे। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं सी, इसके बाद हम % का यूज करेंगे और इस रो का रेफरेंस देके एंटर हिट करूंगा तो जो मेरा लास्ट सेल का एड्रेस है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो कि अभी है C17। तो लास्ट सेल को फाइंड करने के बाद अब मैं अपनी नेम्ड रेंज का एड्रेस क्रिएट कर सकता हूं और मेरा जो एड्रेस है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। एड्रेस क्रिएट करने के लिए मैं टाइप करूंगा इक्वल टू, उसके बाद A2 जो मेरा स्टार्टिंग सेल है, उसके बाद C जो कि मेरा कॉलम है जिसके अंदर मेरा लास्ट सेल लाई करेगा, और इसके बाद मैं कॉमा को क्लोज करके, इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करके % का साइन यूज करूंगा और इस फॉर्मूले की रेफरेंस दूंगा। तो जो मेरा लास्ट सेल है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इस रेंज को जैसे ही मैं इनडायरेक्ट फॉर्मूले में इस्तेमाल करूंगा मैं अपनी नेम्ड रेंज को क्रिएट कर पाऊंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन सारे फॉर्मूलेस को कंबाइन करते हैं और एक ऐसा सिंटेक्स तैयार करते हैं जिसको हम अपने नेम्ड रेंज के अंदर यूज कर पाएंगे। तो नेम्ड रेंज के सिंटेक्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम इनर मोस्ट फॉर्मूला को टाइप इन करेंगे और लास्ट में आउटर मोस्ट फॉर्मूले को टाइप करेंगे, यानी कि हम मूव करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो चलिए नेम्ड रेंज के एड्रेस को क्रिएट करने का सिंटेक्स हम तैयार करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने इनर मोस्ट फॉर्मूले को यूज करूंगा। जो इनर मोस्ट फॉर्मूला है वो होगा मेरा लास्ट रो को फाइंड करने का फॉर्मूला। तो उसके लिए मैं मैक्स फॉर्मूला का यूज करूंगा, उसके बाद रो फॉर्मूला टाइप इन करूंगा और कॉलम ए का रेफरेंस दूंगा। इसके बाद मैं रो फॉर्मूला के ब्रैकेट को क्लोज करके एस्टेरिस्क साइन दूंगा, एक और ब्रैकेट खोलूंगा, दोबारा से कॉलम ए का रेफरेंस दूंगा और क्राइटेरिया मेंशन करूंगा नॉट इक्वल टू एम्प्टी। इसके बाद क्राइटेरिया का ब्रैकेट क्लोज करूंगा और लास्ट में मैक्स फॉर्मूले के ब्रैकेट को भी क्लोज करूंगा। इसकी मदद से हमारे पास लास्ट रो का नंबर आ जाएगा। तो ये कहना अब सही होगा, अपने नेम्ड रेंज के डायनामिक एड्रेस के डायनामिक पार्ट को हमने क्रिएट कर लिया है, यानी कि लास्ट रो नंबर को रिट्रीव करना, जो हम डायनामिकली रिट्रीव करेंगे जैसे जैसे कॉलम ए में नए एम्प्लॉयज के नेम को हम ऐड करते रहेंगे। और बाकी का रहा एड्रेस A2 सेमी कॉलम C, ये हमेशा फिक्स रहेगा। तो चलिए A2 कॉलम C को, सेमी कॉलम C को हम इस एड्रेस में जोड़ते हैं, यानी कि इस फॉर्मूले में ऐड करते हैं और एक डायनामिक सेल एड्रेस क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए मैं इसको डबल कोट्स में मेंशन करूंगा और उसके बाद % का यूज करके एक डायनामिक सेल एड्रेस क्रिएट करूंगा, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो अब इससे मिलता जुलता एग्जैक्ट सेल एड्रेस हमने क्रिएट कर लिया है, जो कि डायनामिकली अपडेट होगा जैसे जैसे हम कॉलम ए में नए नाम्स को ऐड करते रहेंगे। कॉलम ए में एक नेम को ऐड करके देखते हैं कि हमारा नेम रेंज का एड्रेस ऑटो अपडेट होता है कि नहीं। तो चलिए यहाँ से एक नेम को पिक करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा नेम एड्रेस अपडेट होता है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे C17 से जो हमारा एड्रेस है वो C18 में अपडेट हो गया है, यानी कि हमारा जो एड्रेस है वो सक्सेसफुली चेंज हो रहा है। अब हम इनडायरेक्ट फॉर्मूले की मदद लेंगे और इस डायनामिक एड्रेस को एक डायनामिक रेंज में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इस फॉर्मूले के स्टार्टिंग पे जाएंगे और वहां पे टाइप करेंगे इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट का ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद हम इस फॉर्मूले के लास्ट में जाएंगे और इनडायरेक्ट के ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना, बस हमें इसको इनडायरेक्ट
के फॉर्मूले के अंदर प्लेस करना है, जो हमारा सेल एड्रेस का फॉर्मूला है उसको। इसके बाद जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा मेरी एक डायनामिक रेंज क्रिएट हो जाएगी। तो लीजिए एक डायनामिक रेंज क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इस पूरे फॉर्मूले को नेम मैनेजर में एक नेम्ड रेंज क्रिएट करने के लिए यूज कर सकता हूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपनी डेटा वैलिडेशन के लिए एक डायनामिक रेंज को क्रिएट करते हैं। तो डेटा वैलिडेशन लिस्ट के लिए डायनामिक रेंज को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करके सेल J17 में पेस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, और इसके स्टार्टिंग में जहाँ पे हमने लेटर C डाला है वहाँ पे एक माइन्यूट एडजस्टमेंट करेंगे। वहाँ पे हम लेटर A टाइप करके इस सिंटेक्स के स्टार्टिंग में इनडायरेक्ट फॉर्मूला को ओपन करके लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और लीजिए हमारी डायनामिक रेंज डेटा वैलिडेशन लिस्ट के लिए तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दो नेम्ड रेंज को क्रिएट करते हैं यूजिंग द सिंटेक्स दैट वी हैव जस्ट क्रिएटेड। तो सबसे पहले हम इस सिंटेक्स का मदद लेके एक नेम्ड रेंज को क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करूंगा Ctrl+C की मदद से। इसके बाद Ctrl+F3 की मदद से मैं नेम मैनेजर के डायलॉग बॉक्स को लॉन्च करूंगा और न्यू पे क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं अपनी नेम्ड रेंज का नेम डिफाइन करूंगा जो कि होगा EMP_data। और रेफर टू में जो फॉर्मूला मैंने कॉपी किया है उस फॉर्मूले के सिंटेक्स को पेस्ट करूंगा और ओके पे क्लिक करूंगा, जिसके बाद मेरी एक डायनामिक रेंज क्रिएट हो जाएगी। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसके सिंटेक्स पे क्लिक किया है जो मेरी डायनामिक रेंज है वो यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। तो चलिए अब इसी तरह दूसरी डायनामिक रेंज को भी क्रिएट करते हैं जिसको हम ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए यूज करेंगे। तो उसके लिए मैं इस फॉर्मूले की सिंटेक्स को कॉपी करूंगा। उसके बाद अगेन Ctrl+F3 की मदद से नेम मैनेजर को लॉन्च करूंगा और न्यू पे क्लिक करके अपनी नेम्ड रेंज का नेम डिफाइन करूंगा जो कि इस केस में होगा EMP_names। और रेफर टू में जो फॉर्मूला मैंने अभी कॉपी किया है उसको पेस्ट करके ओके पे हिट करूंगा और मेरी दूसरी डायनामिक रेंज भी क्रिएट हो चुकी है। अब जो मेरी पहली नेम्ड रेंज है उसको मैं यूज करूंगा VLOOKUP के फॉर्मूला में, और जो मेरी दूसरी डायनामिक रेंज मैंने अभी क्रिएट की है EMP_names के नाम से, इसको मैं यूज करूंगा डेटा वैलिडेशन में ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए। I3 पे जाऊंगा जहां पे मुझे डेटा वैलिडेशन लिस्ट को अप्लाई करना है और Alt+DL का शॉर्टकट यूज करूंगा, जिसके बाद डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वैलिडेशन क्राइटेरिया के सबसे पहले ऑप्शन में मैं लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा और सोर्स में इक्वल टू का साइन डालने के बाद अपने कीबोर्ड में F3 का बटन जो है उसे हिट करके EMP नेम्स को सिलेक्ट करूंगा कुछ इस तरीके से और ओके पे क्लिक करूंगा, जिसके बाद मेरी डेटा वैलिडेशन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। आपको बताना चाहूंगा जो डेटा वैलिडेशन लिस्ट मैंने क्रिएट की है ये डायनामिक है। जैसे ही मैं नए नाम्स को ऐड करूंगा वो नए नाम्स मेरे इस सेल की डेटा वैलिडेशन लिस्ट पे रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो चलिए ओके पे क्लिक करते हैं और डेटा वैलिडेशन लिस्ट को क्रिएट करते हैं। तो लीजिए हमारी जो डायनामिक रेंज है उसको हमने क्रिएट करके एक डायनामिक डेटा वैलिडेशन लिस्ट को क्रिएट किया है जो कि ऑटोमेटिकली अपडेट होगी जब भी हम किसी नए नाम को अपडेट करेंगे। तो अभी इसमें जो लास्ट नेम आ रहा है वो आ रहा है गैब्रिएला के नाम से। तो चलिए एक और नेम को ऐड करते हैं और देखते हैं कि ये जो नेम है हमारे डायनामिक नेम लिस्ट में अपडेट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक और नेम को इंटर किया है और इसकी सैलरी को भी हम इंटर करते हैं। इसी के साथ इसके डिपार्टमेंट को भी हम इंटर करते हैं। तो लीजिए यहाँ पे हमने एक और सक्सेसफुल एंट्री कर दी है और अब चलते हैं अपनी डायनामिक लिस्ट की तरफ और देखते हैं क्या ये जो नेम है ये हमारी वैलिडेशन लिस्ट में अपडेट हुआ है कि नहीं। तो देखिए लास्ट नेम जो है वो अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से हमने एक सक्सेसफुल
डेटा वैलिडेशन लिस्ट को क्रिएट किया है जो नए रिकॉर्ड्स को एंटर करने पे ऑटो अपडेट होती है। चलिए अब इस लेसन के आखिरी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और हर एम्प्लॉय की सैलरी और डिपार्टमेंट को रिट्रीव करते हैं बेस्ड ऑन डायनामिक रेंज। तो सैलरी और डिपार्टमेंट को रिट्रीव करने के लिए हम वी लुकअप के फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो सेल J3 में मैं इक्वल टू का साइन लगाने के बाद वी लुकअप टाइप करूंगा और ब्रैकेट को ओपन करूंगा और लुकअप वैल्यू में I3 का रेफरेंस दूंगा जिस सेल में हमारी डायनामिक डेटा लिस्ट प्रेजेंट है। इसके बाद टेबल एरे में मैं F3 की मदद से नेम मैनेजर में मेंशन नेम्स के डायलॉग बॉक्स को लॉन्च करके EMP डेटा के नेम्ड रेंज को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करूंगा और कॉमा देके तीसरे कॉलम इंडेक्स की तरफ बढ़ूंगा और वहां पे 2 टाइप करूंगा क्योंकि जो सैलरी है वो मेरे इस नेम्ड रेंज के सेकंड कॉलम में आती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 टाइप किया है और कॉमा देके मैं 0 एंटर करूंगा फॉर एग्जैक्ट मैच और वी लुकअप का जो ब्रैकेट है उसे क्लोज करूंगा। अभी जो NA एरर आ रहा है वो तब गायब हो जाएगा जब मैं अपनी नेम रेंज में से किसी भी एक नाम को सिलेक्ट करूंगा, तो जो ये NA एरर है ये उसकी सैलरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लीजिए यहाँ पे हमने ओलिविया की सैलरी निकाली है जो है $65,248। तो चलिए चेक करते हैं, ओलिविया की जो सैलरी है वो है $65,248। इसी तरह हम डिपार्टमेंट को भी रिट्रीव करेंगे। अगेन वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। इसके बाद लुकअप वैल्यू में हम सेल I3 के रेफरेंस देंगे और डेटा एरे में हम नेम्ड रेंज में से EMP डेटा को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कॉमा देने के बाद हम 3 एंटर करेंगे कॉलम इंडेक्स नंबर पे और कॉमा देके 0 एंटर करेंगे फॉर एग्जैक्ट मैच, जिसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और हम डिपार्टमेंट को रिट्रीव कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी एम्प्लॉय के सैलरी और डिपार्टमेंट को आप रिट्रीव कर सकते हैं। और इसके बाद आप अगर किसी भी डेटा को यहाँ पे एंटर करते हैं वो भी इस फॉर्मूला में और इस नेम्ड रेंज में इस डेटा लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक डायनामिक रेंज क्रिएट करके उसको अलग अलग सिनेरियोज में यूज कर सकते हो, जो कि पॉसिबल हो पाता है डायनामिक लास्ट रो की आइडेंटिफिकेशन की मदद से।